नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। एक ऐसा सब्जेक्ट जो सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर असल में हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को आसान बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले मिलकर पूरे देश की इकोनॉमिक पिक्चर को बनाते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि आखिर ये जीडीपी, महंगाई, ब्याज दरें, ये सब हैं क्या? और सबसे जरूरी बात, ये हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालते हैं? तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे एक व्यक्ति के फैसले से और उसे जोड़ेंगे पूरे देश की बड़ी इकोनॉमिक पिक्चर से और समझेंगे कि ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स को देखने के दो मेन नजरिए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसे ऐसे समझिए जैसे आप जंगल में किसी एक पेड़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति या एक कंपनी के फैसलों पर फोकस। और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हम किसी एक पेड़ को नहीं बल्कि पूरे जंगल को एक साथ देखते हैं, यानी पूरे देश की इकोनॉमी की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं छोटे लेवल की, यानी माइक्रो लेवल की, क्योंकि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत यहीं से होती है, हमारे और आपके चॉइसेस से और उन चॉइसेस के नतीजों से। ये तो बहुत सिंपल सा रूल है जो हम सब अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, डिमांड का नियम। जब कोई चीज सस्ती होती है तो हम उसे ज्यादा खरीदते हैं, है ना? और जैसे ही वो महंगी हुई हम उसे कम कर देते हैं। सोचिए, अगर कॉफी का कप अचानक महंगा हो जाए तो शायद हम दिन में एक आध कप कम कर देंगे। अब इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है, सप्लाई। ये दुकानदार या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो वो ज्यादा बेचना चाहते हैं, जाहिर है ज्यादा प्रॉफिट के लिए, और कीमत गिरने पर वो सप्लाई कम कर देते हैं। और यहीं पर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, जब भी हम कोई एक चीज चुनते हैं तो हमें कोई दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है। बस उसी छोड़ी हुई चीज की जो वैल्यू है वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब हर फैसले की एक छिपी हुई कीमत होती है। अब इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम पूरे देश के लेवल पर देखें तो हमारे सामने आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या पीपीसी। ये कर्व दिखाता है कि एक देश अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से दो अलग अलग चीजें कितनी बना सकता है। जैसे देश को ये तय करना है कि वो पैसा हथियारों पर ज्यादा खर्च करे या फिर आम लोगों की जरूरत के सामान जैसे स्कूल और अस्पताल पर। तो अब पर्सनल चॉइसेस से हटकर चलिए जरा बिग पिक्चर देखते हैं। मतलब पूरे देश की इकोनॉमिक हेल्थ को आखिर नापा कैसे जाता है? इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप इसे किसी देश की इकोनॉमी का सालाना रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये बताता है कि एक साल में देश की सीमाओं के अंदर कुल कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बने। तो ये जीडीपी बनता कैसे है? इसके चार मेन हिस्से हैं। पहला सी, कंजम्पशन, यानी हम और आप जो चीजें खरीदते हैं। फिर आय, इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेसेस करते हैं। जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार के खर्चे। और आखिर में एक्स माइनस एम, यानी देश ने कितना सामान बाहर बेचा जिसे एक्सपोर्ट कहते हैं और कितना बाहर से खरीदा जिसे इंपोर्ट कहते हैं, उसका अंतर। पर एक मिनट, क्या जीडीपी का बढ़ना हमेशा ये बताता है कि देश तरक्की कर रहा है? जरूरी नहीं। हो सकता है कि सिर्फ चीजों के दाम बढ़ गए हों, यानी महंगाई आ गई हो। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए होता है जीडीपी डिफ्लेटर। ये हमें नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच का फर्क बताकर महंगाई का असली असर दिखाता है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी यानी करंट प्राइसेस पर 150 करोड़ है और रियल जीडीपी यानी बेस ईयर के प्राइसेस पर 120 करोड़ है। जब हम फॉर्मूले में इसे डालते हैं, मतलब 150 को 120 से डिवाइड करके इंटू 100, तो जवाब आता है 125। इसका सीधा मतलब है कि प्राइसेस में 25% का इजाफा हुआ है। यह है महंगाई। अच्छा, तो जब इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते हैं तो उसे संभालने के लिए क्या किया जाता है? इसके लिए सरकार और सेंट्रल बैंक के पास दो बड़े टूल्स होते हैं। एक है फिस्कल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति। इसे सरकार चलाती है। कैसे? अपने खर्चों और टैक्स के जरिए। और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति। इसे देश का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में आरबीआई, कंट्रोल करता है। कैसे? इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई को एडजस्ट करके।
तो आरबीआई महंगाई या मंदी से कैसे लड़ता है? उसके पास कई हथियार हैं, जैसे सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाना, जिससे बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है, या फिर पॉलिसी रेट्स जैसे रेपो रेट को बढ़ाना ताकि लोन महंगे हो जाएं। महंगाई रोकने के लिए ये सब किया जाता है, और मंदी से लड़ने के लिए ठीक इसका उल्टा। एक और तरीका है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें आरबीआई सरकारी बॉन्ड्स को खरीदकर या बेचकर मार्केट में पैसे की सप्लाई को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, हमने जीडीपी, पॉलिसीज, इन सब की बात कर ली, पर इन सब का आखिर में मतलब क्या है? इन बड़े बड़े नंबर्स का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? सबसे बड़ा सवाल है गरीबी का। और गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। ये एक ऐसी हालत है जहां लोगों के पास खाना, घर, अच्छी हेल्थ और शिक्षा जैसी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के साधन नहीं होते। दिलचस्प बात यह है कि भारत में गरीबी को देखने का नज़रिया भी वक्त के साथ बदला है। शुरुआत में इसे सिर्फ कैलोरी यानी खाने से नापा जाता था। फिर तेंदुलकर कमेटी ने इसमें हेल्थ और एजुकेशन को भी जोड़ा, और आज नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करता है, जो गरीबी को कई अलग अलग पैमानों पर देखता है। गरीबी से ही जुड़ी एक और बड़ी चुनौती है बेरोजगारी, और ये भी कई तरह की होती है, जैसे स्ट्रक्चरल, जब लोगों के पास मौजूद स्किल्स की मार्केट में ज़रूरत नहीं होती, या साइक्लिकल, जो इकोनॉमी में मंदी आने पर बढ़ती है। और एक होती है छिपी हुई बेरोजगारी, जहां ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही काम में लगे होते हैं। और यहीं पर इकोनॉमिक्स का एक क्लासिक डिलेमा सामने आता है, फिलिप्स कर्व। ये थ्योरी कहती है कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच एक उल्टा रिश्ता होता है। मतलब अगर बेरोजगारी कम करनी है तो थोड़ी महंगाई झेलनी पड़ सकती है, और अगर महंगाई को काबू करना है तो बेरोजगारी बढ़ने का खतरा रहता है। तो हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। क्या पॉलिसी मेकर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो बढ़ती कीमतों और रोजगार पैदा करने के बीच हमेशा एक को चुने? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां दोनों को साधा जा सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया भर के अर्थशास्त्री ढूंढ रहे हैं।